Welcome back, students. In this video, we will discuss this Ridge's theorem for bounded linear functional. Bounded linear functional where on CAB, set of all continuous functions, where domain क्या है functions की A, B and codomain भी क्या है closed interval A, B. Okay. तो आपको बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स वहां से दिए गए हैं एंड आपको क्या शो करना है कि उसके लिए रिज थ्योरम क्या कहती है. देखो एफ हमने एक बाउंडेड लीनियर फंक्शन लिया यहाँ से ऑन CAB, देन वहां पे एक फंक्शन G एग्जिस्ट करेगा जो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा. बहुत ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, क्योंकि सेम प्रूफ some steps are different but the proof is almost the same thing we will discuss for LP space also. Okay, तो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझना ताकि LP स्पेस में जाके आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो G in bounded variation of this AB is such that एक फंक्शन G मिलेगा such that क्या हो रहा है F. जब मैं इस F के CAB डोमेन है उसकी, तो CAB में फंक्शंस होंगे मेरे पास, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे. तो फंक्शंस पे जब मैंने ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ ऑपरेट कराया तो ये ऐसे ओपन हुआ. ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ टी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज एग्जिस्टिंग देयर एंड विच इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वेयर एफ बिलोंग टू CAB. और नॉर्म ऑफ दिस एफ, जो ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ है उसकी नॉर्म टोटल वेरिएशन ऑफ G के इक्वल है. दिस थिंग वी नीड टू शो. ओके, वो G फंक्शन ये प्रॉपर्टीज रखेगा और इस तरीके से आप CAB के सारे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि F is belonging to CAB. हमें पता है कि F CAB में बिलोंग करेगा. अगर F CAB में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाई F is continuous on AB. कोई भी फंक्शन, any function that is continuous on closed interval, that is bounded also. So this imply F is bounded. यहां तक हो गया. Now after this we will use Hahn-Banach theorem. अब वो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. Now if we assume, देखो कैसे कर रही हूं assume, CAB सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे बाउंडेड होंगे. सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज सब स्पेस ऑफ B ऑफ A, B. सारे बाउंडेड फंक्शंस का जो सेट है उसका सब स्पेस है CAB. अब हान-बनाक थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने जो लेमा यूज किया था उस लेमा की हेल्प से हम हान-बनाक थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं. अब और एंड हान-बनाक थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट थी तो देन ये इसका सब स्पेस है, तो देन बाय हान-बनाक थ्योरम F नोर और यू कैन से F कैन बी एक्सटेंडेड. F नोर कर लेते हैं. F करेंगे इसको, नॉट F नोर. F नोर कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल F नोर ऑन A, B such that norm of this F nor is equal to this norm of F. Okay, now define anxiety. Anxiety मैंने define किया. How I am defining this anxiety? One हो if
a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू t, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो x पॉइंट के राइट में लाई कर रहे हैं उन सब के लिए वैल्यू क्या हो, 1 हो एंड अदरवाइज 0 हो. This is your anxiety. Now can you tell me one thing, whether this anxiety is bounded or not? It is bounded. या तो इसका आंसर 1 आएगा और आंसर will be 0, but nothing other than this 1 and 0. That means anxiety belongs to B of A comma B. Okay, now I am defining function g. Define g of t is equal to f nor xi t for all xi t, or you can say t in a comma b. जितने भी t आप यहाँ से लोगे उन सब के लिए I define this g function like this. तो g को मुझे क्या शो करना है, इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ना. फर्स्टली मुझे क्या शो करना है कि g एक बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है और उसकी टोटल वेरिएशन निकालनी है. तो नाउ वी विल शो g is of bounded वेरिएशन. g कैसा है, बाउंडेड वेरिएशन है. लेट a is equals to t1 less than t2 less than t3 up to so on less than tn minus 1 less than tn is equal to b. Be the partition. Be the partition. Now next step is मैंने लिया I from 1 to n g of modulus. I am taking g of it will be equal to summation I from 1 to n mod of g anxiety minus g anxiety minus 1 modulus upon में multiply and divide by the same term without modulus. I can do ना multiple division हो गया and now I will multiply with the same term. हो गया. Now I will assume कि this term, this modulus term, it is epsilon I. This implies summation I from 1 to n epsilon I. ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ना, आई एम नॉट मेंशनिंग देयर, दिस टर्म आई अज्यूम एप्सिलॉन आई. तो यहाँ से क्या बचा, g ऑफ एग्जाइटी माइनस g ऑफ एग्जाइटी माइनस 1, ये बचा है यहाँ पे. Now what is the value of g of anxiety? G of anxiety is equal to f nor anxiety. Put करो summation I from 1 to n epsilon I as it is. Value of g of anxiety is f nor anxiety minus f nor anxiety minus 1. Done. Since f nor is a bounded linear functional and every linear functional is firstly a linear transformation. A linear transformation है तो I can take this f nor common. Okay, so that will be f nor summation I from 1 to n. It is independent of I, that's why I have taken this outside. Anxiety minus 1. Or I is varying from. Okay, now do one thing. Where is this summation from t? Because everywhere I used t ना, तो summation t पे लगेगा, not I. Okay, make this correction. Summation I am using epsilon t will be there because summation is on t ना, तो हम epsilon t करेंगे. All right. So now what you have, taking modulus
on both side. If I take modulus on both side, this term is already positive, तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, it is same, तो I will not show modulus on this side, but now on this side it will be f naught summation t from 1 to n epsilon t xi t minus 1. देखो, in place of t you can use I, m and any variable that you want to use. Okay, मेरा यहाँ पे I हटा के t लिखने का मेन मोटिव ये था because everywhere I am writing t in place of I. That's why I made it t on summation also. When this modulus will be open, it will be less than equal to norm of f naught into this norm of summation I t from 1 to n epsilon t xi t minus 1. Norm of this term will be there. Now I will tell you two things. First important thing क्या है, देखो xi function क्या है. जब भी whenever you will pick xi function किसी भी x के लिए, जब आप xi function को यूज करोगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, अगर जितने भी पॉइंट उस x के लेफ्ट साइड में, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टर्म हियर, से इट इज t1, इट इज t2, इट इज t3 एंड इट इज t4. मान लो मैंने x को यहाँ से पिक किया, तो जितने भी टर्म x के लेफ्ट साइड में है, जहाँ पे भी t x के लेफ्ट साइड में है वहां पे वैल्यू हमेशा 0 आ रही है. हो गई ये चीज, ठीक है. अब एक वैल्यू ऐसे आएगी, x को मैंने यहाँ से पिक किया, इसके लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यू 0 है. देखो, xt x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 ऐसे ओपन होगा. एक बार करके देखते हैं इसको थोड़ा सा. आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. इफ आई पुट t वैल्यूज, तो x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, दिस टर्म विल. एंड नाउ लेट अस सपोज कि मैंने अपना जो x है वो t2 और t3 के बीच में से लिया है. जितनी भी वैल्यूज x के लेफ्ट में लाई कर रही हैं उन सब के लिए वैल्यू क्या है xi t की 0. अब मैंने t2 और t3 के बीच में से लिया, दैट मीन्स t1 और t2 के लिए वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट में लाई करेगी ना. एक्चुअली एक और चीज यहाँ पे रॉन्ग हुई है, ये ti आएगा. मेक इट करेक्ट अगेन. आई है, ये t के ऊपर में है भाई, ये आई, बिकॉज फंक्शन को मैंने ध्यान से नहीं देखा. xi ये i है, दिस इज ऑल्सो i, दिस इज ऑल्सो i. xi ti माइनस 1, ti माइनस 1, ये डिनोमिनेटर में i के साथ माइनस 1. इस तरीके से यहाँ पे i, समेशन पर भी i, ti माइनस 1. अब देखो, अब आएगी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. क्या होगा, xt1, xt2, xt2, xt3, xt3, xt4 एंड एक और लिख देते हैं xt4 माइनस xt5. ये आपका सम. अब देखो मैंने t2 और t3 के बीच में से लिया, t2 और t3 जो है लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, तो xt1 xt2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. तो ये क्या हुआ, 0 माइनस 0. xt2 की वैल्यू 0. आई डोंट नो अबाउट xt3. अब xt3 के लिए देखो, t3 इज लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ x ना. अगर वो x के राइट साइड में लाई कर रहा है तो xi फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है. तो x3 के लिए 1 आ गया, ये आ गया. आफ्टर दैट xt3 एंड xt4, t3 and t4 both are lying on right side, so it will be 1 minus 1. Here it will also be 1 minus 1. Have you understood my point? My point is कि सिर्फ एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे आपका फंक्शन नॉन जीरो होगा, बाकी सब पे जीरो होगा. फर्स्ट पे जीरो है, सेकंड पे नॉन जीरो आ गई, तो नॉन जीरो जहां पे आएगी ना उसके बाद वाली सारी खुद से जीरो होती चली जाएंगी. दैट इज माय मेन पॉइंट एंड आई हैव शोन यू कि हाउ दैट विल हैपन. ओके, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दैट वैल्यू हियर. मॉडुलस होने की वजह से दैट माइनस 1 विल बिकम प्लस 1 एंड वी विल अज्यूम कि जो एप्सिलॉन आई का जो सम है वो किसके इक्वल होगा. देखो वो कैसे 1 के इक्वल होगा, मैंने इस कंप्लीट को क्या माना था,
एप्सिलॉन आई माना था। तो सेम चीज जब जी एक्साइटी की जगह आप क्या रखोगे, एप्सिलॉन मतलब टी की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वेरी करके दिखाया वैसे ही आप अगर यहाँ पे वेरी करते हो ना तो यू विल गेट बाय सेम लॉजिक योर एप्सिलॉन आई इज ऑलवेज 1। ओके, तो फ्रॉम देयर डायरेक्टली आई एम राइटिंग कि इट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉर। दिस लेफ्ट हैंड साइड इज less than equal to that F nor. Okay, now taking supremum over all partitions, तो वेरिएशन ऑफ जीपी, देखो ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ये इक्वल है वेरिएशन ऑफ जी ओवर पार्टीशन पी। अब मैं ले रही हूँ सुप्रीमम, तो सुप्रीमम लेते ही ये क्या बन जाएगा, टोटल वेरिएशन बन जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नोर। टोटल वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नोर। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ चुका है। क्योंकि इससे पहले वाला मैंने इरेज कर दिया है, उसमें हमने शो किया था वेरिएशन ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉर। क्वेश्चन में आपको नॉर्म ऑफ एफ दिया हुआ है, तो हम हान-बनांग थ्योरम की एक्सटेंशन से वी हैव ऑलरेडी शोन कि नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉर। तो फ्रॉम देयर आई कैन इजीली रिप्लेस एफ नॉर नॉर्म बाय द नॉर्म ऑफ एफ। ओके, दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अब यहाँ पे शो करेंगे कि ये वाली जो चीज है वो इसके इक्वल है एंड वहां से आपका इसका जो सेकंड पोर्शन है वो मिल जाएगा। सेकंड पोर्शन क्या मिलेगा कि नॉर्म ऑफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन जी। ओके, तो देखो अब वो कैसे मिलेगा, मैंने माना कि एफ जो है वो सी ए बी का फंक्शन है, कोई हमने एक फंक्शन ले लिया एफ जो सी ए बी का फंक्शन है। तो फ्रॉम देयर आई एम अज्यूमिंग कि जेड एन टी इज इक्वल टू समेशन एफ आई फ्रॉम 1 टू एन एफ आई एग्जाइटी आई माइनस एग्जाइटी आई माइनस 1। दिस इज योर फंक्शन। Now Zn जो फंक्शन है ना वो एक फंक्शन f पे कन्वर्ज कर रहा है। अब ये कन्वर्जेंस कैसे शो करेंगे, ये कन्वर्जेंस हम ऐसे शो करेंगे, आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया एंड you will proceed with that idea, and if you find any difficulty there then you can comment, I will reply to you. ओके, तो जेड एन टी में देखो जेड एन और इस एफ का नॉर्म लेके चलो, एफ का नॉर्म लेके चलोगे जब आप समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एफ आई एक्स टी आई माइनस एक्स टी आई माइनस 1 माइनस एफ, ये आएगा आपके पास नॉर्म आई एम टेकिंग एक्चुअली। ठीक है, ये नॉर्म आएगी। तो व्हेनेवर यू विल ओपन दिस ब्रैकेट ना, यहाँ पे भी लाइक इन प्रीवियस केस यू विल गेट कि सिर्फ एक ही टर्म बचेगी। ओके, तो वो टर्म क्या होगी, एक ही टर्म बचेगी 1 वाली, मान लो वो कोई F10 टर्म बच रही है, F10 टर्म बच रही है। अब वो F10 टर्म कैसे बनेगी, देखो इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन आई देयर इज Fi, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे Fi हमने एप्सिलॉन आई डिफाइन किया, तो सिमिलर वे में वी विल डिफाइन दिस Fi। यहाँ से यू नो कि ओनली 1 पॉइंट, ओनली आंसर विल बी 1, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। मान लो वो पॉइंट F10 बच रहा है, F10 माइनस F, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स हैं। यहाँ पे हम जो भी पार्टीशन ले रहे हैं n को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी टेंड कराएंगे जब हम, तो यहाँ पे हम जो भी पार्टीशन लेंगे ना
वो पार्टीशन इतनी छोटी होती चली जाएगी कि दैट विल मूव टू जीरो। पार्टीशन अगर खुद जीरो पे जा रही है तो ऑब्वियसली ये राइट साइड वाली टर्म तो जीरो पे जाएगी। तो यहाँ से क्या आया, जेड जो है वो फंक्शन एफ पे कन्वर्ज कर रहा है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। नाउ हमने इस पे मैंने फंक्शन लगाया एफ नोर जेड एन। एफ नोर जेड एन लगाने के बाद एफ नोर किस पे आएगा, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई एक्साई टी आई माइनस एक्साई टी आई माइनस 1। देखो आई माइनस 1 यहाँ पे है, ठीक है, ओवर दिस एफ आई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इसको मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं इस एफ नोर को डायरेक्ट अंदर लेकर जाऊंगी। तो समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एफ नोर एक्साई टी आई माइनस एफ नोर एक्साई टी आई माइनस 1। दिस विल बी योर फंक्शन। अगर आपका फंक्शन ये है, ये फंक्शन आपने बिगिनिंग में डिफाइन कैसे किया था, जी की हेल्प से डिफाइन किया था ना। क्या था वो फंक्शन, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आई जी ऑफ टी माइनस जी, ठीक है। सिंस दिस zn फंक्शन इज कन्वर्जिंग एंड एफ नोर कैसा फंक्शन है, ये जो सारा काम हो रहा है वो डोमेन दी जा रही है सी ए बी। तो जितने भी आप कैपिटल एफ स्मॉल एफ लोगे ऑल ऑफ देम विल बी कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, बिकॉज सी ए बी पे काम चल रहा है सारा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, n goes to infinity f nor zn, this will be limit n goes to infinity summation I from 1 to n f of I g of t I minus g of t I minus 1। रीमान स्टिगलस इंटीग्रल से ये वाली चीज जो है इक्वल आ जाएगी a to b, जो भी उसकी डोमेन थी, d of gt for all f belonging to c a b। what I use रीमान-स्टिगलस इंटीग्रल। इस चीज को मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगी, ये डायरेक्टली मैंने रिजल्ट लिखा है कि रीमान-स्टिगलस, जैसे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है रीमान-स्टिगलस इंटीग्रल। तो उस रीमान-स्टिगलस इंटीग्रल में ये वाली चीज इसके इक्वल है, डायरेक्टली आई एम यूजिंग दैट रिजल्ट हियर। अब यहाँ देखो आपका जो फंक्शन था दैट इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है तो वी कैन take a limit inside and we can take that outside also। here we need inside, तो I will take this limit inside। तो यहाँ से क्या आया, f nor limit n goes to infinity zn, this is equal to a to b ft dgt for all f। zn फंक्शन जो था, जो भी आपने सीरीज सीक्वेंस वट एवर यू अज्यूम zn, दैट इज कन्वर्जिंग टू दिस f। तो इन प्लेस ऑफ दिस बाय डेफिनेशन लिमिट n goes to infinity zn is equal to f। in place of this I can put this f, so it will be f nor over f, it is equal to a to b ft dgt। since by Hahnemann theorem what I told you, f nor is equal to f, तो यहाँ पे क्या आ गया, f over f by Hahnemann theorem, this is the extended version of this, so it will be equal to f over f is equal to a to b ft dgt। it is happening for all f, for all f। okay, एक साइड प्रूफ डन, वन साइड। नाउ सेकंड साइड, इसका फर्स्ट साइड तो हमने प्रूव कर दिया था, सेकंड साइड क्या था देखो इसका, टेक मॉड्यूलस फॉर्म दिस, तो इट विल बी f over f which is a to b ft dgt, ये है आपके पास। अब यहाँ से देखो इट विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट, मैक्सिमम किसका, इस ft फंक्शन का, और वेरिएशन आएगा इस g का, ft फंक्शन एंड वेरिएशन आएगा g का, जो भी आपकी डोमेन है उस पूरे ओवरऑल डोमेन पे इसका मैक्सिमम एंड दिस वन। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली एक रिजल्ट था, वो रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई फंक्शन देखो
दो फंक्शन है आपके पास, फाई कॉन्टिन्यूस है और साई फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का, तो फाई और साई पे आई कैन यूज दिस रिजल्ट। तो डायरेक्टली वो रिजल्ट मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगी, बट हम ये कर सकते हैं। नाउ ये जो है ये कैसे ओपन होगा, देखो जब भी ये मॉडुलस ओपन होता है अपने नॉर्म के साथ ओपन होगा, और नॉर्म में देखो नॉर्म ऑफ सिर्फ एफ नोर की आएगी, वो क्यों आई, देखो ये अपने मैक्सिमम से छोटा होगा, मैक्सिमम तो कोई एक नंबर होगा ना, ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी सीक्वेंस उठ के मैक्सिमम बन के आ जाएगी, कोई भी एक नंबर होगा, क्योंकि ये बाउंडेड है तो हर एक वैल्यू मैक्सिमम नहीं जा सकती, मैक्सिमम का मतलब है बाउंडेड होने की वजह से एक यूनिक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। नाउ टेकिंग supremum prol f whose norm is less than equal to 1, तो वहां से f इसकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू आ गई वेरिएशन ऑफ g, आ गई इसकी नॉर्म लेस देन इक्वल टू वेरिएशन ऑफ g। और पीछे हमने दिखाया था कि नॉर्म ऑफ f क्या है, फाइनाइट आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बाउंडेड इंटरवल्स पे डिफाइन है। अगर बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइन है और आपका v ऑफ g पिछले दिखाया है हमने ये रिजल्ट इसके इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया, बाउंडेड आ गया, फाइनाइट आ गया, फाइनाइट आते ही जी बाउंडेड वेरिएशन का बन गया, और इन दोनों को मर्ज करके इक्वेलिटी आ गई मेरे पास। तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू नीड। ये था कंप्लीट रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, किसके लिए, लीनियर फंक्शनल, जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है इस डोमेन पर।